नमस्कार दोस्तों, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आज दूसरा दिन था। जैसा कि आप जानते हैं, कल भी करीब करीब 3 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के दिग्गज वकीलों की तरफ से दलीलें दी गई थी, जिसमें कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण, बृंदा ग्रोवर और आखिर में खुद योगेंद्र यादव जो याचिकाकर्ता भी हैं, उन्होंने भी लगभग 25 मिनट तक जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच के सामने तमाम दलीलों और तर्कों और आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी थी और चौंका दिया था जब दो ऐसे वोटर्स को अदालत के सामने पेश किया था जो वोटर्स एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में मुर्दा हैं, डेड हैं, लेकिन कल साक्षात वो अदालत में थे। आज करीब करीब 12 बजे सुनवाई शुरू हुई। अभिषेक मनु सिंघवी ने पहले दलीलें दी, एसआईआर के खिलाफ, एसआईआर की खामियों पर बात की, एसआईआर किस तरह से चुनाव आयोग की संदिग्ध मंशा के साथ शुरू हुई है उस पर बात की और बहुत कुछ अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। उसके बाद गोपाल शंकर नारायण ने, लेकिन आखिर में लगभग 3 घंटे तक सुनवाई चले। आखिर में जब प्रशांत भूषण आए तो प्रशांत भूषण ने सीधे सीधे चुनाव आयोग को एक तरह से चुनौती देते हुए कहा कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है, न सिर्फ इलीगल है बल्कि 1 महीने तक चली प्रक्रिया के तहत 25% लोग ही ऐसे होंगे जिन्होंने वो दस्तावेज जमा किए होंगे जिन दस्तावेजों की मांग चुनाव आयोग कर रहा है, या वो दस्तावेज जिन दस्तावेजों के आधार पर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने की बात कर रहा है। बगल में उनके बैठे थे चुनाव आयोग के एडवोकेट राकेश द्विवेदी। उनकी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं गारंटी दे सकता हूं कि 25% से ज्यादा लोगों ने दस्तावेज नहीं जमा किए हैं। यही वजह है कि मृतकों के भी फॉर्म बड़े पैमाने पर जमा हुए और बहुत बड़े पैमाने पर बहुत गलत तरीके के फॉर्म जमा हुए हैं और बिना दस्तावेज के जमा हुए हैं। और अगर अब बिना दस्तावेज के जमा हो चुके और इस आधार पर 7 करोड़ 24 लाख लोगों का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आया, तो क्या गारंटी है कि जो फाइनल लिस्ट आएगी 30 सितंबर को, उसमें लाखों लोगों के नाम और नहीं कट जाएंगे? क्योंकि चुनाव आयोग आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, इन तमाम कार्ड्स को जो ज्यादातर लोगों के पास है पहचान पत्र, उसे मानने को तैयार नहीं है और वही दस्तावेज मांग रहा है जो बिहार में लाखों लोगों के पास नहीं है। ये कहते हुए चुनाव आयोग ये कहते हुए प्रशांत भूषण ने बहुत जोरदार ढंग से अपनी दलील देते हुए उन्होंने दरभंगा का जिक्र किया। दरभंगा का जिक्र इसलिए किया कि मैंने भी अपने वीडियो में शायद 10 दिन पहले मैंने बताया था आपको कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने, हालांकि उन्होंने इंटरिम ऑर्डर की अपील की कि इस पर लंबा वक्त लगेगा, चुनाव आयोग का पक्ष भी आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है इस पर इंटरिम ऑर्डर जारी करे। और इंटरिम ऑर्डर के लिए क्या कहा उस पर बताने से पहले आपको बताएं कि उन्होंने जिक्र किया कि दरभंगा की एक शीट है जो मेरे पास भी आई थी कहीं से, इसमें जो जानकारी है इसके मुताबिक, और ये 7 करोड़ 24 लाख लोगों में से जो वोटर हैं उनका जिक्र है। 65 लाख को अभी हटाइए, तो चूंकि अंदेशा है कि और लोगों के कट सकते हो, 50 लाख भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। योगेंद्र यादव जैसा कह रहे हैं 1 करोड़ लोग हो सकते हैं टोटल कटने वालों। तो उन्होंने इसका जिक्र किया एक शीट का, जिसमें एक कॉलम है, एक्सेल सीट है, इसमें कॉलम है कि रिकमेंडेड बाय बीएलओ, नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ। और दरभंगा जिले की जो असेंबली सीट है उस असेंबली सीट की डिटेलिंग है इसमें कि हर असेंबली सीट पर कहीं 24,000, कहीं इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, कहीं 24,000, ये देखिए, कहीं 24,000, कहीं 17,000, कहीं 26,000, कहीं 54,000, कहीं 37,000, ऐसे कुल मिला के देखें तो 2,94,000 वोटर्स के लिए नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ लिखा हुआ है। यह प्रशांत भूषण ने अदालत में सवाल उठाया कि एक जगह की यह जानकारी हमें मिली है किसी विसिल ब्लोअर के जरिए। अगर नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ, अगर दरभंगा की विधानसभा सीटों के लिए अगर 2,94,000 वोटर्स के लिए नॉट रिकमेंडेड है, तो क्या इनके नाम कटेंगे? और बीएलओ ने किस आधार पर नॉट रिकमेंडेड लिखा? नॉट रिकमेंडेड लिखा तो उसकी वजह चुनाव आयोग क्यों नहीं बताता? और इनमें से कितने लोगों के कट जाएंगे, इसकी क्या गारंटी? ऐसे गंभीर सवाल खड़े किए प्रशांत भूषण ने। और ये वाकई एक जिले में अगर 2,93,000 बीएलओ के हिसाब से नॉट रिकमेंडेड हैं, तो इसकी वजह क्या है? तो प्रशांत भूषण ने कहा कि बीएलओ कैसे ऐसा लिख सकता है नॉट रिकमेंडेड, और उसका क्राइटेरिया क्या है? प्रशांत भूषण ने कहा कि जिस ढंग से बीएलओ ने
फॉर्म जमा किए और बिना दस्तावेज के किए। और ये बार बार सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में कल से आज तक आया। कल भी योगेंद्र यादव ने भी सवाल उठाए थे कि कई बार प्रक्रिया बदली गई, प्रेस विज्ञप्ति के जरिए शुरू में कहा गया सारे दस्तावेज लगेंगे, उसके बिना फॉर्म जमा नहीं होगा, सारे मतलब 11 में से कोई और उसके बाद बिना फॉर्म नहीं जमा होगा जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है। लेकिन बाद में रिलैक्सेशन दिया और धड़ल्ले से फॉर्म जमा हुआ। तो प्रशांत भूषण ने कहा कि आधार, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को रिफ्यूज करने का लॉजिक ये दिया जा रहा है कि सिटीजनशिप का सबूत नहीं है, तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ और दस्तावेज जो उसमें मांगे जा रहे हैं वो भी सिटीजनशिप का सबूत नहीं है। और सिटीजनशिप, नागरिकता चुनाव आयोग डिसाइड नहीं कर सकता, उसकी प्रक्रिया है, उसके लिए वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये सारे सवाल उठाए और उसके बाद प्रशांत भूषण ने कहा एक और सवाल कि चुनाव आयोग जानकारियों को छिपा क्यों रहा है, चुनाव आयोग हमें जानकारी क्यों नहीं दे रहा। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पहले क्लिकेबल ऑप्शन था कि आप क्लिक करके बूथ के साथ नाम लिखें, बूथ मतलब असेंबली सेगमेंट के साथ नाम लिखें तो आपको वोटर के बारे में जानकारी मिल जाती है, पीडीएफ खुलता था। अब उसको क्लिकेबल ऑप्शन को बंद कर दिया गया। अब आप स्पेसिफिक बूथ पर जाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन पीडीएफ से सर्चेबल ऑप्शन बंद कर दिया गया। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, जैसे अंजलि भारद्वाज हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, चुनाव सुधार पर काफ़ी काम करती हैं, उन्होंने ये शेयर किया था कि 4 तारीख तक जो था इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, इसमें अगर आप नाम के साथ सर्च करेंगे तो पता चलता था, बाद में ये हो गया नॉट फाउंड आ रहा। इसका जिक्र भी प्रशांत भूषण ने किया। प्रशांत भूषण ने अदालत में कहा कि राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसा बदल दिया गया, 4 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद बदल दिया गया ताकि सर्च न किया जा सके। हालांकि ये सुनकर हैरानी हुई जब प्रशांत भूषण ने कहा कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह सर्चेबल ऑप्शन हटा दिया गया चुनाव आयोग की वेबसाइट से, तो जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तब प्रशांत भूषण ने बताया कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सब कुछ बताया था। तो थोड़ी हैरानी हुई कि इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है और उस खुलासे के बाद हजारों लाखों लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, अखबारों में छप रहा है, तो उसके बाद अगर जस्टिस सूर्यकांत को नहीं पता है तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ थोड़ी हैरानी हुई। लेकिन प्रशांत भूषण ने अपनी बात बहुत मजबूती से रखी। उन्होंने ये भी कहा कि एक क्लिक पर चुनाव आयोग के पास 65 लाख लोगों का डेटा है, तो चुनाव आयोग वो डेटा क्यों नहीं दे रहा है, जानकारी क्यों नहीं दे रहा है। उसके बाद प्रशांत भूषण ने इंटरिम ऑर्डर की अपील की कि हम इतना अपील करते हैं कि कम से कम इंटरिम ऑर्डर अदालत दे। आपको ये भी बताऊं, इसी वीडियो में आगे मैं बताऊंगा, चूंकि ये बहुत अहम है दरभंगा की इस लिस्ट पर। इस पर मैंने योगेंद्र यादव से पहले बात की थी, वो भी आपको इसी वीडियो में आगे देखेंगे। और उसके बाद जो 11 दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में 11 दस्तावेजों के बारे में विस्तार से चुनाव आयोग ने बताया है कि वो दस्तावेज कैसे बिहार में 11 दस्तावेजों से बिहार की बहुत बड़ी आबादी कवर हो जाती है। यहाँ तक कि उसमें एक आंकड़ा दे दिया गया कि 13 करोड़ लोगों के पास वहाँ आवासीय प्रमाण पत्र है, जो बिहार की आबादी से ज़्यादा हो जाती है, आबादी के बराबर हो जाती है, और बहुत सारी उसमें एम्बिग्विटी है। उस पर भी मैंने योगेंद्र यादव से बात की थी विस्तार से, जो हलफनामे में याचिकाकर्ताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है, पूरी बात समझने के लिए कि याचिकाकर्ताओं की दलील क्या है, चुनाव आयोग की मंशा संदिग्ध क्यों है, चुनाव आयोग जिस तरह से SIR कर रहा है और जिस तरह से ये नॉट रिकमेंडेड की कैटेगरी में 2,94,000 वोटर के नाम आ रहे हैं, इनमें से क्या 25,000, 50,000, 1 लाख वोटर कट जाएंगे क्या। जजों ने पूछा कि क्या अंदेशा है, कितना कटेगा या क्या मतलब है, कितना ये रेशियो है परसेंटेज में, तो प्रशांत भूषण ने कहा लगभग 10%। तो उस पर भी मैंने योगेंद्र यादव से बात की, पूरी बातचीत उनसे इसी वीडियो के आगे हिस्से में देखिएगा। अब प्रशांत भूषण ने जो कहा सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने कि चूंकि चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों की वोटर्स के जिनके नाम नहीं हैं ड्राफ्ट लिस्ट में, जिनका फॉर्म जमा नहीं हुआ, जिसमें 22 लाख से ज़्यादा लोग मृतक हैं, उनके नंबर मैं कई बार आपको दिखा चुका हूं, फिर भी एक बार 22,30,000 मृतक हैं, शिफ्टेड और एब्सेंट 36,20,000 हैं, 7 लाख ऐसे वोटर हैं जो 2 जगह वोटर हैं, इसलिए उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसकी कैटेगरी वाइज जानकारी चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग हमें बताए कि 65 लाख में जो डेड हैं या शिफ्टेड हैं, किस बूथ पर कौन लोग हैं, ताकि हम चेक कर सकें। उसी में उन्होंने इंटरिम ऑर्डर की जो मांग की, उसमें उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि चूंकि चुनाव आयोग की मंशा संदिग्ध है, सर्चेबल ऑप्शन हटा दिया गया है, तो हम इंटरिम ऑर्डर चाहते, और चुनाव आयोग को सुनने में भी वक्त लगेगा, चुनाव में काफ़ी कम वक्त है, इसलिए हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग के मनमाने, चूँकि मनमाने ढंग से चुनाव आयोग ने फैसला किया है, इसलिए हम चाहते हैं जो लोग डेड लिस्ट में हैं
और जो 65 लाख का बाइफर्केशन है उसकी जानकारी हमें दे, ये इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट दे 65 लाख लोगों के बारे में विस्तार से जानकारी। 7 करोड़ 24 लाख लोगों के नाम जैसे सर्चेबल ऑप्शन के साथ दे कि हम सर्च करके पता कर सकें कि इसमें किस बूथ पर कौन लोग हैं, कहाँ वो हैं। और उसके बाद ये जो नॉट रिकमेंडेड की कैटेगरी है जिसमें बीएलओ की तरफ से लिखा गया नॉट रिकमेंडेड, इसको फिर बड़ा करता हूँ, ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। ये दरभंगा का है, फॉर्म सबमिटेड बाय बीएलओ, ऊपर आप देख पा रहे हैं, और इसमें यहाँ लिखा हुआ है नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ, और ये नंबर आ रहा है 2,94,000। और दरभंगा का ये कंस्टिट्यूएंसी वाइज है, जो दरभंगा जिले की कंस्टिट्यूएंसी है वो साइड में आप देख रहे हो, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा रूरल, दरभंगा हायाघाट और ये सब। तो उन्होंने कहा ये हमें इसकी वजह चाहिए कि ये नॉट रिकमेंडेड क्यों लिखा गया, और डिलीशन की वजह बताएं, वही जो 65 लाख लोगों का डिलीशन क्या हुआ। ये प्रशांत भूषण ने कहा कि कम से कम इतना इंटरिम ऑर्डर तो अदालत दे। अब क्या होगा पता नहीं। कल आधे घंटे के आसपास का वक्त फिर से सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। याचिकाकर्ता के वकील हैं, चूंकि याचिकाकर्ताओं के 8-9 वकील हैं, 10 याचिकाकर्ता हैं, बार बार नाम बता चुका हूँ, योगेंद्र यादव, पीयूष सियल, महुआ मोइत्रा, एडीआर, मनोज झा और ये सब। तो उसके बाद चुनाव आयोग के जो वकील हैं उनका पक्ष आएगा, सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग का पक्ष जानेगा, सुनेगा। उसके बाद चुनाव आयोग क्या कल कोई इंटरिम ऑर्डर देगा या अपना, माफ़ करें, सुप्रीम कोर्ट क्या इंटरिम ऑर्डर देगा या अपना फैसला रिजर्व रखेगा या क्या करेगा, ये कल पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। लेकिन फिलहाल बहुत अहम सवाल आज प्रशांत भूषण ने उठाए हैं। अब मैं चाहता हूँ समझने के लिए कि चुनाव आयोग ने जो 11 दस्तावेज का कवरेज बताया बिहार में कि व्यापक कवरेज है और पूरी आबादी कवर हो रही है, उसका क्या मतलब है, और ये जो नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ हैं, अगर इसके आधार पर नाम कटें तो इसके खतरे क्या हैं, इसको देखने के लिए आप देखिए 2 बार मैंने बात की है अलग अलग वक्त में योगेंद्र यादव को। मैं आपको एक सूची दिखाता हूं, ये दरभंगा से है, किसी साथी ने दे दी है। ये पूरे बिहार में, हाँ पूरे बिहार में इस वक्त घूम रही है सूची। अब ये देखिए इस सूची में क्या कुछ बताया जा रहा है। ये सूची आपको, ये टेबल आपको बताती है कि दरभंगा जिले की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में टोटल आज से 1.5 महीना पहले कितने मतदाता थे, उनमें से कितनों का फॉर्म आया, कितनों का नहीं आया, कितने थे जो कि 2003 की सूची में पाए गए, कितने थे जिनका नाम बीएलओ ने रिकमेंड किया और कितने थे जिनका नाम बीएलओ ने रिकमेंड नहीं किया। अब बीएलओ ने रिकमेंड नहीं किया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, इसके बारे में हमने अभी तक कभी चर्चा नहीं की, इसके बारे में लंबी चर्चा बाद में होगी। क्योंकि एसआईआर के आदेश में बीएलओ को यह अधिकार दिया गया था कि आपसे सारा फॉर्म वॉर्म लेने के बाद बीएलओ अंत में लिखेगा रिकमेंडेड या नॉट रिकमेंडेड। रिकमेंडेड का मतलब इनका फॉर्म देखने के बाद या इनकी सूरत देखने के बाद या इनका सरनेम देखने के बाद मुझे विश्वास है कि ये वोटर बनने के लायक है। और नॉट रिकमेंडेड का मतलब है कि ये मामला दाल में कुछ काला है, इनकी जरा ऊपर जांच की जाए। और जैसा कि आप देख रहे होंगे दरभंगा में 10% के करीब लोगों को नॉट रिकमेंडेड कैटेगरी में रखा गया है। अब जाहिर है मैं जानना चाहूंगा कि भाई ये कौन है नॉट रिकमेंडेड लोग, और उस व्यक्ति को भी पता होना चाहिए कि मेरे को रिकमेंड क्यों नहीं, मेरे को नहीं किया गया है रिकमेंड। आप ये भी जानना चाहेंगे कि भाई किस आधार पे किसी को रिकमेंड नहीं किया गया, क्या बीएलओ को या किसका चेहरा पसंद नहीं आया या क्या दिक्कत है, क्योंकि अधिकांश फॉर्म में दस्तावेज तो कोई है नहीं। आज शायद मौखिक रूप से बताया गया है कि कोई 4 करोड़ फॉर्म में कोई भी दस्तावेज नहीं दिया गया है। अच्छा सुनिए, तो ये सही चीज पॉइंट आपने किया, इस पे जरा स्पेसिफिक होते हैं। जैसे ये दरभंगा वाला, मेरे पास भी कई लोग चूंकि भेज रहे हैं। अब कुशेश्वर स्थान जो आपके पास है, पहला पन्ना है कुशेश्वर स्थान विधानसभा, जिसमें फॉर्म सबमिटेड बाय बीएलओ, उसमें है रिकमेंडेड बाय बीएलओ, अगला कॉलम है नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ। अब जैसे इसमें 24,219 फॉर्म 19 इलेक्टर्स के बारे में नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ है कुशेश्वर स्थान का, तो सही आपने कहा लगभग मान लीजिए 10%। ये 24,000 लोग नॉट रिकमेंडेड अगर आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, इससे जस्ट अगला कॉलम देखिए, नो एक्शन बाय बीएलओ। जब मुझसे पहले किसी ने पूछा
जब मुझसे पहले किसी ने पूछा नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ, मैंने कहा नहीं यार, वो कई बार रह गया होगा, बीएलओ से कई बार ना क्लिक करने में रह जाता है, कुछ क्लरिकल मिस्टेक हो गया होगा, ये बात होगी। लेकिन मैंने फिर आगे देखा, अगला कॉलम है नो एक्शन बाय बीएलओ, जहां नो एक्शन हो, वो तो उन्होंने बताया 5 ऐसे केस हैं, तो वो तो गफलत है, वो तो ठीक हो जाएगी। ऐसी गलतियां, ऐसी त्रुटियां ऐसी बड़ी एक्सरसाइज में हमेशा होती रहती। इसका मतलब है कि नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ का मेरी मोटी समझ में, जब तक चुनाव आयोग कुछ और स्पष्टीकरण नहीं देता है, मेरे मन में प्रश्न है कि क्या इसका मतलब है रिकमेंडेड फॉर डिलीशन? यही मतलब निकल सकता है, और तो कुछ नहीं है। भाई आपका मैंने फॉर्म देखा, मैंने कहा अजीत अंजुम ठीक है रिकमेंडेड, और मैंने देखा योगेंद्र यादव, मैंने कहा नॉट रिकमेंडेड। तो मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि अजीत अंजुम को आदमी ठीक है, इनको वोटर पे होना चाहिए, लेकिन योगेंद्र यादव को वोटर लिस्ट पे होना नहीं चाहिए। फॉर्म इन्होंने दे दिया है, तो फॉर्म मैं ऊपर अपलोड कर रहा हूं क्योंकि मुझे अपलोड तो करना है, लेकिन इनका होना नहीं चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल आज जो खड़ा होता है अजीत भाई, सर ये इसी पे जरा, हाँ, इसी पे और थोड़ा डिटेल करते, क्योंकि ये एक पेचीदगी है, समझना चाहता हूँ। अब ये जो दरभंगा जिले की जो सारी असेंबली है, सबको निकालकर जो ग्रैंड टोटल है नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ, वो 2,94,000 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। बिल्कुल दो लाख बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चौरानवे हजार इलेक्टर्स के बारे में एक जिले में कहा गया नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ। तो ये बीएलओ ने अगर 2,94,000 को नहीं रिकमेंड किया, नो एक्शन बाय बीएलओ में तो 150 है, तो चलिए उसको अभी छोड़ देते हैं। तो 2,94,000 में से सही आपने कहा, क्या इनमें से ये क्लेम ऑब्जेक्शन वाले में फिर 2 लाख, 2.25 लाख या कुल ये कट जाएंगे क्या? और जी ऑलरेडी दरभंगा से 2 लाख लोग माइनस हो चुके, चाहे डेड हो चाहे शिफ्टेड हो। हाँ, अब यही महत्वपूर्ण बात है अजीत भाई, जो मैं चाहता हूं कि हमारे बिहार के सुधी दर्शक समझें, क्योंकि बिहार में लोग बहुत राजनीतिक चेतना वाले होते हैं। अब हम उन 65-66 लाख की बात नहीं कर रहे जिनका नाम कच्ची लिस्ट से छूट गया है, अब हम उनकी बात कर रहे हैं कि जिनका नाम कच्ची लिस्ट में है, उनमें भी डिलीशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। अगर मेरी समझ सही है तो ये आपने जैसे दरभंगा के बताए 2,94,000, जो कि अब इसमें दरभंगा के टोटल 27 लाख का कोई 12% के करीब हुए। दरभंगा के टोटल 27 लाख के करीब फॉर्म आए हैं, उसमें से 12% हो गए। तो अगर चुनाव आयोग, और कल से मैं कोशिश कर रहा हूं कि चुनाव आयोग इस बात का जवाब दे, क्योंकि एसआईआर के नियम मैंने दोबारा पढ़े, एसआईआर के नियम में लिखा हुआ है। जी हाँ, सॉरी नहीं, आप जी पहले बताओ। कंप्लीट। एसआईआर के नियम में यह बात लिखी हुई है कि अगर कोई केस होता है जिसमें बीएलओ कहते हैं कि वो नॉट रिकमेंडेड कहते हैं, तो फिर उसकी स्पेशल स्क्रूटनी की जाएगी ऊपर एईआरओ द्वारा। ये मेरे को पहले ध्यान नहीं था, मैंने देखा तो मुझे पता लगा कि ये तो इसका मतलब है कि दरभंगा के 12% वोटर को एक तरह से उनके नाम के आगे प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है, और कहा है ऊपर के अफसर ध्यान से देख के इसकी बारीकी से जांच करें। अब मेरे 2-3 प्रश्न है। पहला, बीएलओ ने किस आधार पर फैसला किया? एसआईआर में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, और ये हो नहीं सकता जिन लोगों का दस्तावेज नहीं है उनके बारे में प्रश्न मार्क लगाया गया, क्योंकि ऐसे में तो 50% के साथ लगना चाहिए था। ये हो नहीं सकता जिनका फोटोग्राफ नहीं हो, क्योंकि ज्यादातर का फोटोग्राफ नहीं है। तो बीएलओ ने किस आधार पर फैसला किया? नंबर 2, क्या इन लोगों को ये जानने का अधिकार नहीं है कि उनके नाम के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है? और तीसरा, एईआरओ इस पर किस आधार पर फैसला करेगा? और चौथा, क्या मुझे इनके नाम पता लग सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनको नॉट रिकमेंडेड कहा गया है उसमें किसी समुदाय विशेष के लोग, किसी इलाके के लोग, किसी गांव के लोग ज्यादा मात्रा में हो? हाँ, तो अब सर इसी पर रहते, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे इसी शीट में आप देखें, दरभंगा में नीचे से चौथे नंबर पर ग्रैंड टोटल से 3 नंबर ऊपर जाए, बहादुरपुर एक कंस्टिट्यूएंसी है। बहादुरपुर में अगर आते हैं तो नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ 47,446 है। 47,000, अगर मैं सही पढ़ रहा हूं तो। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी। 47,000 नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ है, बहुत ह्यूज नंबर हाँ है जी। एक और कंस्टिट्यूएंसी का। वहां के 47,000 का नॉट रिकमेंडेड है, जबकि वहां की टोटल
जो फॉर्म है 2,87,000 है, तो मतलब दो वहां लाख नब्बे हजार टोटल टोटल दो रिसीव्ड है लाख 290 2,90,000 दो हाँ लाख नब्बे हजार में से आपने 47,000 का काट दिया, मतलब एक बार क्वेश्चन मार्क लगा दिया उनके नाम के आगे, तो हाँ। ये तो बहुत बड़ी चीज है। तो कोई 17-18% बन गए वहां पे, तो है ना। नहीं, अब इसमें तो जी एक सेकंड। जी 290 अगर है तो 290 में ऑलरेडी शायद आपने, हाँ नहीं वो तो आपने पहले ऑलरेडी हटाया। डेथ 7,000 अनट्रेसेबल, वो तो ऑलरेडी आप हटा चुके होंगे। 290 जी जी जिनके जी। आपने फॉर्म रिसीव किए, ठीक है। देखिए, तो बहादुरपुर में टोटल हाँ, 3,19,000 लोग पहले हुआ करते थे वहां की वोटर लिस्ट पे। ठीक उनमें है से इस बार जो फॉर्म मिला है वो केवल 2,90,000 का फॉर्म मिला है बहादुरपुर ठीक में, है। ठीक है ना। हाँ 319 थे, 290 का फॉर्म मिला, और इन हाँ 290 में से 47,000 के नाम के आगे प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया हाँ, है ना। अब ये है कि ये 47,000 तो बहुत बड़ी संख्या हो गई ना एक बहुत बड़ी विधानसभा संख्या। क्षेत्र में। हम्म। 47,000, और ये वो है जो कि फॉर्म भरा जा चुका है, जो अपने घर में तसल्ली से बैठे हुए हैं कि मेरा तो फॉर्म हो गया, मेरा तो काम हो गया। उन्हें पता अब भी नहीं इसमें है कि उनके नाम के आगे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इसमें एक और पर आइए सर, इससे और ऊपर आइए, ऊपर से नंबर 4 पर आइए। ये है अलीनगर। अलीनगर जी में 2,76,000 फॉर्म रिसीव हुए और 54,000 नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ है नंबर 4 पर। ये जी और जी ह्यूज जी नंबर। जी 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 जी, ये और बड़ा, और ये है यहाँ टोटल फॉर्म मिले हैं केवल 2,76,000 मिले हैं। जी जी, और यहाँ पे तो बिल्कुल ये तो 20% से भी ज्यादा आ रहा है मामला। 54,000 हम्म? नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ है। 54,000 नॉट रिकमेंडेड। तो मैं केवल अभी ये कह रहा हूं कि देखिए, अभी तक चुनाव आयोग ने ऑफिशियली इस बात को क्लेरिफाई नहीं किया है कि नॉट रिकमेंडेड की कैटेगरी क्या है, क्यों है। अभी तक तो इस बात को दबा के बैठे हैं। तो मेरा अनुरोध चुनाव आयोग से है, नंबर एक, ये जो लिस्ट हमें दरभंगा से मिली है, या तो आप बता दीजिए कि ये लिस्ट झूठी है, गलत है, ऐसा कुछ है ही नहीं। चुनाव आयोग कह हाँ, दे ये कि नॉट क्योंकि ये रिकमेंडेड बाय कहा जा बीआरओ सकता है चुनाव बीएलओ आयोग नामक कि कोई। कोई कोई मिसलीडिंग डेटा आप लोग पढ़ रहे हैं, पता नहीं कहां से आया। तो ये इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से आना चाहिए कि ये क्या है। हालांकि जी हाँ, वैसे कल से किसी एक पत्रकार चुनाव आयोग से बार बार पूछ रहा है कि आप कृपया बता दीजिए कि क्या ये लिस्ट ऑथेंटिक है या नहीं। चुनाव आयोग इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है ना। हम्म, तो खैर, पहली बात, या तो चुनाव आयोग कह दे कि ये लिस्ट जो है इनऑथेंटिक है, ऐसा, या इनऑथेंटिक नहीं, झूठी है। हाँ। देखिए, इनऑथेंटिक तो मतलब मोहर मोहर दे के तो दी नहीं गई है, तो इनऑथेंटिक तो है ही है, लेकिन ये झूठी है, या तो वो कह दें, या नहीं, एक चुनाव सेकंड आयोग सर, कह एक दे कि सेकंड, एक भाई ऐसी कोई डिस्क्लेमर मैं सूचना है ही चाहूंगा। नहीं। एक सेकंड, एक हम्म, डिस्क्लेमर चाहूंगा चुनाव आयोग से कि ये लिस्ट वायरल हो रही है, बहुत सारे लोग एक दूसरे को भेज रहे हैं। दरभंगा जिले की लिस्ट है जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं। हम चुनाव आयोग से अपील करेंगे कि ये लिस्ट सही है, ऑथेंटिक है या नहीं है, फैक्ट नहीं है, ये फेक है या ये गलत जानकारी है। ये चुनाव आयोग स्पष्टीकरण दे ताकि ये हकीकत पता चले, क्योंकि ये बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये इसकी हकीकत क्या है। जी योगेंद्र जी। जी, और आप चुनाव आयोग से ये भी अनुरोध कर दीजिए कि चालाकी से काम ना लें। ये जी कहना कि ये अप्रामाणिक लिस्ट है, जैसा वो हुआ ना, मैंने हाँ वो कुत्ते वाला फॉर्म रिलीज हम्म, कर दिया, कुत्ते वाला हम्म, वो जो प्रमाण पत्र, तो उस पे जी चुनाव आयोग ने कहा भ्रामक है। क्या कहा चुनाव आयोग ने? उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रमाण पत्र चुनाव आयोग को नहीं दिया गया है। मैंने, आप देखिए, जबकि ये बिल्कुल प्रमाणित हो चुका था कि वो प्रमाणिक है, जो कुछ भी फ्रॉड था सरकार ने मान लिया था, तो चुनाव आयोग ये सब खेल कर रहा था। मेरा अनुरोध है, आप एक संवैधानिक संस्था हैं, इस किस्म की हल्की हरकतें आपको शोभा नहीं देती। तो ये चुनाव आयोग कह दे ये अप्रामाणिक है, यानी कि हमने मोहर लगा के अभी नहीं दी है, ये तो बात जाहिर है, मोहर लगा के तो आपने नहीं दी है, सोशल मीडिया पे चल रही है। आप ये बताइए कि क्या ये सूचना गलत है, क्या ये आंकड़े गलत है। नंबर दो, आप ये बताइए कि क्या नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ नामक कोई कैटेगरी है ही नहीं। मेरे पास एक और जिले से भी सूचना है, चुनाव आयोग कहेगा तो मैं उसको भी सार्वजनिक कर दूंगा। एक और जिले से सूचना है, वहां पर भी यही खेल है, नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ है खेल। ये नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ के आंकड़े आपके पास हैं? क्या ऐसी कोई कैटेगरी है? जाहिर है तो उसके आंकड़े क्या हैं, आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते? और अगर है तो आप कृपया ये भी बताइए किस आधार पर बीएलओ ने ये इतना महत्वपूर्ण फैसला
कि वो भारत के किसी वोटर के नाम के आगे प्रश्न चिन्ह लगा सके। ये फैसला बीएलओ ने किस आधार पर किया है? और अगर ये लिस्ट सही है तो दरभंगा जिले के टोटल फॉर्म रिसीव हुआ 27,99,000, मतलब 28 लाख मान ले, जिसमें 2,94,000 मतलब लगभग 10% नॉट रिकमेंडेड जी बाय बीएलओ है। तो ये जी जी चुनाव जी आयोग को ये तस्वीर साफ करनी चाहिए कि ये तथ्य है, ऐसा कोई फॉर्म है नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ का, कोई उसमें आंकड़े का कोई हिसाब किताब है या नहीं है। बार बार हम लोग जी। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग ही इसका स्पष्टीकरण दे सकता है। जी योगेंद्र। और हम ये इसलिए भी कह रहे हैं कि अब जो डिलीशन का खेल है वो इससे शुरू होगा। अब तक जो 66 लाख हो गए वो तो कहानी पूरी हो गई थी, वो तो 4 दिन पहले भी हमें था, आज औपचारिक रूप से सूचना आ गई, ये तो कहानी पूरी हो गई एक तरह से, है ना। अब तो इसका पोस्टमार्टम ही कर सकते हैं आप और मैं बैठे हुए। लेकिन ये जो नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ है, ये कहानी अब कल से शुरू होगी, क्योंकि इनके बारे में चुनाव आयोग के एसआईआर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इनकी विशेष जांच ईआरओ एईआरओ करेगा, असिस्टेंट ईआरओ इनकी जांच करेगा, इनकी विशेष स्क्रूटनी होगी। यानी कि बाकी लोगों को, जैसा मैंने कहा स्पष्ट रूप से, कोई कम से कम 50% लोगों ने कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया। आज चुनाव आयोग ने कहा है कि 4 करोड़ लोगों ने प्रमाण दिया है, जिसमें 2003 की लिस्ट भी शामिल है। इसका मतलब है कि 3 करोड़ 25 लाख लोगों की तरफ से कुछ नहीं आया है। और जिसका मतलब, और इसमें मान लीजिए 10% जो हम पूरा बिहार का कह रहे हैं, यानी कि 70-75 लाख लोगों के आगे मान लीजिए लगा हुआ है प्रश्न चिन्ह। तो 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म दिया, लेकिन उनके आगे फॉर्म दिया, कोई दस्तावेज नहीं दिया, लेकिन उनके नाम के आगे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। लेकिन 75 लाख हैं जिन्होंने फॉर्म दिया और पता नहीं किस कारण से उनके नाम के आगे प्रश्न चिन्ह लग गया। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? बहुत बड़ा सवाल है जिसका हमें चुनाव आयोग से तत्काल स्पष्टीकरण चाहिए। और वो है और मेरे वो उसके पास, वो है आंकड़े भी दे रहे हैं। सम ऑफ द 11 एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स इन बिहार, और उसमें जी, कौन सा कार्ड कितने % लोगों को है, पासपोर्ट कैसे जी। 36 लाख के पास है, बर्थ जी, जी, जी। सर्टिफिकेट है, वो सब दिया है। जी बड़े हास्यास्पद दावे हैं, उस पे हम आएंगे। तो वो एक तरफ तो कह रहे हैं कि जो हमने 11 दिए हैं वो बिल्कुल पर्याप्त है। आधार के बारे में चुनाव आयोग क्योंकि कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि दरअसल चुनाव आयोग के अपने रूल्स में लिखा हुआ है आधार, और आधार कार्ड तो वो खुद एसआईआर में मांग रहे हैं, चुनाव आधार नंबर मांग रहे हैं। तो चुनाव आयोग तकनीकी तर्क लाता है, कहता है कि देखिए, जो आधार का कानून है उस कानून में लिखा हुआ है कि आधार अपने आप में नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाएगा। मगर ये बात बताने से चूक जाता है कि क्या मार्कशीट को अंतिम प्रूफ माना जाएगा, जिसको आप स्वीकार कर रहे हैं 10वीं कक्षा की मार्कशीट? क्या आवास प्रमाण पत्र आपको नागरिकता का प्रूफ माना जाएगा, इत्यादि इत्यादि। खैर, तो वो कहते हैं एपिक के बारे में, वो कह रहे हैं कि साहब अगर एपिक कार्ड को मान, हमने तो जो व्यक्ति हमारी वोटर लिस्ट पे है उन सब के पास एपिक कार्ड है, तो अगर हम एपिक कार्ड को मान लेंगे तो इसका मतलब हमें तो पुरानी वोटर लिस्ट पूरी की पूरी स्वीकार करनी पड़ेगी, तब तो एसआईआर का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। और राशन कार्ड के बारे में कह रहे हैं कि राशन कार्ड फ्रॉड है इस देश में। 5 करोड़ से अधिक राशन कार्ड फ्रॉड निकले हैं। राशन कार्ड पे हम भरोसा नहीं कर सकते। 2 चीज महत्वपूर्ण है जो कि इन्होंने नहीं कही इस पूरे दस्तावेज में। नंबर 1, चुनाव आयोग ने ये नहीं कहा है कि आधार फ्रॉड है, जो पिछले कई दिनों से चल रहा था सोशल मीडिया पे। आधार ऐसा है, इतने ज्यादा आधार इशू हो गए हैं, ये है वो है, 120% आधार है, आधार पे आप भरोसा नहीं कर सकते। इसका एक शब्द भी चुनाव आयोग ने अपनी पिटीशन में नहीं कहा है। और दूसरी, अजीत भाई, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर साइलेंस देखें इस पे, 789 पन्ने के अंदर एक शब्द भी इलीगल माइग्रेंट के बारे में नहीं है, म्यांमार के बारे में नहीं है, बांग्लादेश के बारे में नहीं है, नेपाल के बारे में नहीं है, घुसपैठियों के बारे में नहीं। ना तो चुनाव आयोग कह रहा है कि ये हमारा इरादा था, और ना ही कह रहा है कि हमने ऐसा कुछ भी ढूंढा है। पूरे आंकड़े दे रहे हैं कि 90% ये, 2.5% ये, 2.25% ये, 0.01% ये, उसमें भी एक भी इलीगल माइग्रेंट इनको मिला हो, चुनाव आयोग ये नहीं कह रहा है। तो ये जो पिछले
20 दिन से इनके जो ट्रोल भांज रहे थे, मतलब चुनाव आयोग ने अब बीजेपी के ट्रोल के को एक करारा जवाब दिया, आप यही कह सकते हो अपनी चुप्पी से। जी, तो ये मोटी समरी है इस पूरे हलफनामे में जो है वो। ठीक है, अब मेरा इस पे सवाल है, आपने हलफनामा को समराइज किया, ठीक है। अब बात आती है कि एक ऐसी उम्मीद बहुत सारे लोगों को बंधी होगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल उन्हें 11 डॉक्यूमेंट पर है, हालांकि बिहार में 10 ही है, एनआरसी है नहीं, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट है, अब जैसे कल मैं एक वीडियो मैंने किया हाजीपुर में, जो वैशाली जिले में आता है, बट हाजीपुर लोकसभा चिराग पासवान की सीट है, 8 बार वहां से रामविलास पासवान सांसद रहे, रिकॉर्ड तोड़ विक्ट्री किसी जमाने में 77 में पशुपति कुमार पारस है। वहां में पासवानों की बस्ती में गया, महनार ब्लॉक है। और खैर फर्जीवाड़ा तो एक अलग कहानी है कि जहां भी जा रहा हूँ फर्जीवाड़ा के अलावा मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है। मुझे मेरे पास इतने बीएलओ की रिकॉर्डिंग है सर, फोन पे इतनी रिकॉर्डिंग आ रही है, मुझे इतने बीएलओ की जानकारी मिल रही है। मुझे अगर 10 लोगों से रैंडम बात करता हूँ तो 5 बताता है कि उसका फॉर्म तो बीएलओ ने भर दिया, जाइए आप आराम करिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बात। दूसरी बात, जो डबल फॉर्म लेकर जो एनुमरेशन फॉर्म का एक्नॉलेजमेंट देने की बात है, वो लेने और देने वाला दोनों नहीं मिला मुझे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो चुनाव आयोग ने जो हलफनामा दिया उसमें वो सब भी उसने कर दिया, और जिले जिले में। तो वहां उस पासवान की बस्ती में मेरे कैमरे पर है, वो दलित वोटर थे सब एसटी समाज के, वो कह रहे हैं कि हम तो रैयत हैं, किसी की जमीन पे हम रह रहे हैं 50 साल से 40 साल से, हमारे पास, हमारे यहाँ कोई मैट्रिक भी नहीं किया, हमारे यहाँ यही आधार, यही राशन, यही वोटर कार्ड है, और अधिक से अधिक मनरेगा, हमारे पास इसके अलावा कोई कागज ही नहीं है। वहां तो लोग मिले कि हमारे में तो आधा से ज्यादा लोगों के नाम ही कट जाएंगे, तो जो 2003 के बाद के हैं स्पेसिफिक। तो ये चुनाव आयोग को इस समझ में क्यों नहीं आ रहा, और लग रहा था कि शायद चुनाव आयोग को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसीडर कीजिए, तो इशारे समझकर आधार को कंसीडर करेगा, लेकिन एक तरह से आधार को उसी स्टैंड पर चुनाव आयोग है। तो अब हम कहें कि आने वाली तारीख में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी पर तो हम बहुत बात कर चुके, फर्जीवाड़े पर, चुनाव आयोग के हलफनामे पर जो ऑपरेटिव पार्ट है जिसमें 80 पन्ने के आसपास, सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख हो सकता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता है, आप लोगों की जो भी मांग है वो मांग अगर नहीं मानी जाती है, तो फिर क्या होगा? हम 2 सवाल इसमें दोनों हैं। वो थोड़ा आगे की बात है अजीत भाई। मैं अभी चाहता हूं कि एक क्षण हम इस पे रुके, ये जो आपने डॉक्यूमेंट्स वाली बात कही है, क्योंकि चुनाव आयोग पहली बार इसका जवाब दे रहा है। और मैं राहुल शास्त्री भाई, जो कि यहाँ नहीं है हमारी बातचीत में, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उनकी बात को चुनाव आयोग को स्वीकार करना पड़ा। आपको याद होगा, मैं आपके प्रोग्राम में बार बार कहता था कि भाई ये तो 8वीं क्लास का गणित नहीं करके आते। ये कह रहे हैं कि 4.96 करोड़ लोग 2003 में थे, तो इसका मान लिया कि वही 4.96 करोड़ लोग आज भी हैं। कैसी मूर्खता की बात है। तो अब चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में मान लिया है कि हाँ, ये मूर्खता की बात थी। हालांकि वो कहते हैं एज्यूमिंग बट नॉट कंसीडिंग, जो लीगल भाषा होती है उसमें वो कहते हैं कि हाँ, कुछ लोगों ने अनुमान किया है कि 1.1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई है और केवल 3.16 करोड़ लोग ही बचे होंगे। ये सब चुनाव आयोग अपने हलफनामे में मान चुका है। तो मैं तो राहुल शास्त्री जी को पहले बधाई देना चाहता हूँ कि वो मानना पड़ा चुनाव आयोग को। फिर चुनाव आयोग अब इस कुश्ती में है कि नहीं, डॉक्यूमेंट तो सबके पास है जो हम बता रहे हैं। अब आप देखिए वो क्या कह रहे हैं। कुछ तो छोटी छोटी बातें हैं। मतलब ये पहली बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि चुनाव आयोग ने इन तमाम अथॉरिटीज को चिट्ठी लिख के उनसे पूछा है कि भाई कितने मैट्रिक सर्टिफिकेट हैं, कितने कास्ट सर्टिफिकेट हैं इत्यादि। जिससे पहली चीज तो ये साबित होती है कि 24 जून का आदेश देते वक्त चुनाव आयोग के पास कोई आंकड़ा नहीं था, क्योंकि चुनाव आयोग ने चिट्ठियां ही बाद में लिखी। ये सब आपने जब शोर किया, हम लोगों ने शोर किया, उसके बाद चिट्ठियां लिखी हैं। मतलब उस दिन तक इनके पास कोई आंकड़ा नहीं था। यही हमारे मन में शक था कि बगैर आंकड़े के लिया गया फैसला है। दूसरा, आप जब आंकड़े देना शुरू करते हैं तो छोटे छोटे खेल है, जैसा कि आप अनुमान लगा ही सकते हैं। कह रहे हैं कि मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट जो है वो तो बिहार में कुल मिला के बताते हैं कितना, 2 करोड़ 86 लाख लोगों को मैट्रिक सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब इनका डेट देखिए कहां से, 1980 से गिन रहे हैं। अरे भाई, 1980 वाले को आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जिसने 1980 में मैट्रिक की होगी, लगभग वो मेरी जनरेशन के लोग आ गए। मैंने 1980 में मैट्रिक की, वो तो 85 के रोल में आ चुके होंगे ऑलरेडी।
एग्जैक्ट, वो 2003 के रोल पे ऑलरेडी है, उनको दिक्कत क्या है? उनका क्यों हिसाब दे रहे हो भाई? और वो दे रहे हैं सन 2025 का। भैया जिसने 2025-24 में मैट्रिक की है वो अभी वोटर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इस तरह के झूठे आंकड़े। सही सही पॉइंट पकड़ा। 2025 ही नहीं, हो सकता है 2022-23 में भी, हाँ 22-23 में किया होगा, वही तो होगा। 25 वाला 16 साल में करता है। तो मतलब सही पॉइंट आपने बोला कि अगर हम 80 क्या सर, हम अगर देखते हैं 95-97 तक भी जिसने मैट्रिक किया, यहाँ तक कि 98-99 तक भी जिसने मैट्रिक किया, और बिहार में तो लेट भी मैट्रिक करते हैं, 2000 में भी अगर मैट्रिक किया तो 18 पार कर चुका होगा, और 2003 की लिस्ट में वो ऑलरेडी आ चुका होगा। एग्जैक्टली। तो अगर आप अध्यापक होते कक्षा 10 के और कोई बालक आपको ये हिसाब करके देता कि सर 1980 से 2005 का हो, तो अगर आप अच्छे अध्यापक हो तो कहते बेटा जरा ध्यान से किया करो। पुराने जमाने के अध्यापक होते तो बेंच पे खड़ा कर देते कि बेटा इतना भी नहीं जानते, ये 2019 से 80 से लेके 2000 तक का आंकड़ा मुझे काहे को सुना रहे हो? इसका क्या मतलब है इस आंकड़े का? जिस व्यक्ति ने 2000 में भी मैट्रिक की थी, वो व्यक्ति 2003 तक 19 साल का हो गया होगा, वोटर हो गया होगा, उसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, उसका आंकड़ा मुझे क्यों सुना रहे हो? तो खैर इसके बारे में हमने काफी रिसर्च कर ली है, और चुनाव आयोग के कहने से हमारे आंकड़े की फिर पुष्टि होती है कि बिहार में जो लगभग 20 से 40 साल, इनका अजीब ये मैं कई बार लग सकता है कि इनमें थोड़ा इनकी स्टैटिस्टिक्स की क्लास ही सर मैंने सर 82 में मैट्रिक किया और मेरी 59 इयर्स है। तो आप इसी समझिए जो 80, 82, 85, 86 में किया होगा, सब 45, 50, 55, 60 के अप्रोचिंग होगा। मतलब उसके सेकेंड जनरेशन वाले भी वोटर बन चुके होंगे 8 साल पहले। तो चलिए ये इनका झूठ वो हुआ। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रहे हैं, थोड़ा तो शर्म करो यार, मतलब कैसी बातें आप कर रहे हो। फिर उसके बाद इन्होंने सरकारी कर्मचारियों का आंकड़ा दिया जो ठीक होगा। 9 लाख सरकारी कर्मचारी बिहार सरकार के थे, 4 लाख पेंशनर थे, 13 लाख के करीब रहे होंगे। ये आंकड़ा 2013 14 लाख दोनों मिलके हुआ। 13 लाख 14 लाख हुए, जो बिहार के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब वो तो 1.25% 1.5% हुआ। फिर ये कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट इशू किए गए 2001 से 2024 तक। मेरा प्रश्न ये जो बाद में ब्रैकेट में कहते हैं कि हुजूर जिसको आपने 2024 में बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया, वो व्यक्ति आपसे वोट मांगने के लिए आ रहा है, 18 महीने का बच्चा आपसे वोट लेने के लिए आ रहा है। मतलब क्या कर रहे हो आप ऐसी बातें करके? नीचे वो खुद ही लिख रहे हैं कि 2007 के से पहले वाले नॉट एलिजिबल हैं एटसेट्रा। तो आप ये आंकड़ा क्यों दे रहे हो भाई मेरे को? तब तो सही पॉइंट आपका है सर। फिर तो इनको आंकड़ा ये देना चाहिए था ना कि 2003 से मतलब 2000 से लेकर 2007 के बीच देते, तो फिर भी मानते हैं चलो 2000 से 2007 दे रहे हो, तो मान लो 2002 में है, 3 में है, जो अभी मान लो 18 साल 20 साल 22 साल 24 साल का होगा एलिजिबल वोटर, उसके बाद तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो पहला मतलब इतने देखिए हास्यास्पद चीजें हैं। ये एक संवैधानिक संस्था है जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रही है। मतलब आप सुप्रीम मतलब कोर्ट के जजेस को आप क्या समझते हो? क्या उनमें इतनी कॉमन सेंस नहीं होगी? वो आपसे सवाल पूछेंगे। खैर, तो ये सब ये इनका। और दूसरा याद रखिए, बर्थ सर्टिफिकेट इशूड, खेल सारे में ये है, इशूड को मान लिया कि मैंने बर्थ सर्टिफिकेट अपने कागज में इशू किया है, जिसका मतलब है कि आपके पास घर में होगा, है ना। इशू होना और रिसीव करना और उसको अपने पास रखना दो बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। इतने लोगों की हमने बात की जिन्होंने कहा मैट्रिक की तो थी मैंने, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है। आज कौन रखता है इन सब चीजों? बहुत ज्यादा गैप रहता है। दूसरी बात क्या सर कि उसमें गरीब लोग, झोपड़ी में रहने वाले, स्लम में रहने वाले, बाढ़ में क्या हुआ नहीं हुआ। दूसरी बात कि इसमें एक और एम्बिग्विटी हो सकती है, भाई आपने बर्थ सर्टिफिकेट अगर दिया 2001 से 24 के बीच, इसमें कितना कुछ डेथ भी हुआ होगा, 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल में डेथ एग्जैक्टली। हाँ, तो मतलब उसका कोई इस सब का आंकड़ा तरीका इसका ये होता है। ये एक्चुअली ये ना गिवर्स एंड पे वो कह रहे हैं कि मैंने टंकी में इतना पानी डाला, इसका मतलब आपने पी लिया होगा। मैं चाहता हूं कि आप बोतल में बताइए, जग में बताइए, गिलास में बताइए कितना पानी यहाँ आया। आपने टंकी में डाल के रखा था, उससे मुझे नहीं पता लगता कि मैंने पानी पी लिया है। तो खैर ये चल रहा है। फिर ये मैट्रिक के आंकड़े देते हैं। मैट्रिक के आंकड़े के अंदर भी जैसा हमने वही सब देखा, मैट्रिक के आंकड़े को तो हम देख ही चुके हैं कि क्या दिक्कत है। अब असली फ्रॉड देखिए क्या है। फ्रॉड असली इसमें 2 आंकड़े हैं। बिहार के निवास आवास प्रमाण पत्र जो है, आवास प्रमाण पत्र जिसके लिए आजकल बिहार में मार लगी हुई है, आप जानते हैं।
बिहार के जिले जिले में लाख लाख एप्लीकेशन आए हुए हैं। डीएम ने हाथ जोड़ दिए हैं कि भैया हम नहीं कर सकते, इतने एप्लीकेशन को हम अटेंड नहीं कर और सकते। उसमें एक इंटरेस्टिंग है कि 9 लाख आज से कुछ महीने पहले तक आवास प्रमाण पत्र बनने का एक आधार कार्ड को उसका माना जा रहा आधार, ये भी इंटरेस्टिंग है। और अब उसको बदल दिया इन्होंने, है। तो खैर ये सब है। अब आप सुनिए इनकी बात, अब आप विश्वास कीजिएगा और हंसिएगा। इनके हिसाब से बिहार में 14 करोड़ आवास प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। बिहार की आबादी है इस वक्त कोई 10-11 करोड़ के बीच में, कोई 11-12 करोड़ के करीब बिहार की आबादी है, और ये 14 करोड़ आवास पत्र इशू कर चुके हैं। भैया किसको इशू कर रहे थे, किस देश में जाके इशू कर रहे थे? क्या आप उत्तर प्रदेश में कर रहे थे, नेपाल में कर रहे थे, कहां जाके इशू कर रहे थे? और ये जो 14 करोड़ आवास प्रमाण पत्र इशू हो चुके हैं वो कहां गए? अंतरिक्ष में गए? अगर वो होते 14 करोड़ आवास प्रमाण पत्र भैया, तो ये लोग बेचारे गरीब लाइनें लगा के ना बैठे होते। वो औरत, कल हमारी जन सुनवाई में एक औरत ने कहा कि मेरे पास जो राशन का चावल था वो मैंने बेचा, उससे मैंने 150 रुपया लिया, उससे मैंने जाके एक प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया, है ना। राशन का चावल बेच के वो औरत प्रमाण पत्र ले रही है। जाहिर है अगर आपके 14 करोड़ प्रमाण पत्र घूम रहे होते, 14 करोड़ का मतलब है बिहार का हर दो महीने का बच्चा भी अपने जेब के अंदर आधार प्रमाण पत्र लेके घूम रहा है। बिहार में जितने आधार हैं उससे ज्यादा ये प्रमाण पत्र हैं, आवास प्रमाण पत्र। मतलब आप इसमें किस तरह की बातें कह? जब आज मैं फ्लाइट से आ रहा था तो ये पन्ने पलट रहा था, ये देखिए मैंने भी वही आधार, वही वाला आवास वाला मार्क किया यहाँ पे, और मैं 4-5 बार पढ़ा इसको, ऐसे करके इकाई दहाई जोड़ा कि 1 करोड़ 38 लाख है कि 13 करोड़ है, भूल गया था मैं भी शुरू में सवाल पूछा, और ये मार्क किया हुआ है कि 13 करोड़, 13 नहीं एक्चुअली 14 करोड़। अब इसमें इतना ही नहीं है सर, ये भी है कि एक घर में 4 लोग 5 लोग रहते हैं, जैसे बहुत बस्ती में तो किसी के पास कुछ भी नहीं है, एक घर में 4 लोग रहते हैं, 4 डिपेंडेंट है, तो जो आवासीय प्रमाण पत्र होगा क्या उसके 6 साल के बच्चे के पास भी होगा और 22 साल के बहू के पास भी होगा, और सबके पास वो जिसका कैसे होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट के, बच्चा बुजुर्ग सबके नाम से डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, सबके पास होगा, तो भी पूरी आबादी 100% कवर हो गई जैसी स्थिति, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मतलब वही विचित्र आप देखिए, तो मतलब किस, और सुप्रीम कोर्ट के सामने इस तरह की बातें कह रहे हैं, ये बात है ना। और मतलब आप एक कॉमन सेंसिकली एक्सपीरियंस भी कीजिए। इनके हिसाब से बिहार में जितने आधार हैं उससे ज्यादा बिहार में आवास प्रमाण पत्र हैं। आपके जो भी दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सबसे मेरा अनुरोध है कि जस्ट बाहर निकलिए गली में, और गली में जो 3 लोग मिले उनसे पूछ लीजिए, भाई साहब आवास प्रमाण पत्र आपके पास है? आपके पास आधार है? 10 में से 9 लोग बोल देंगे आधार मेरे पास है, और 10 में से 2 लोग नहीं बोलेंगे मेरे पास आवास प्रमाण पत्र है। कौन सी बातें करते हैं, किसकी आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए इनके खेल आगे, जाति सर्टिफिकेट 8 करोड़ 72 लाख जाति सर्टिफिकेट इशू हो गए हैं। अब आप देखिए, जाति सर्टिफिकेट अमूमन जो एडल्ट होता है उसको इशू किया जाता है, क्योंकि जो एडल्ट नहीं है उसको जाति सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। कभी स्कूल में बच्चों को कभी कभार जरूरत होती है, और ये आमतौर पे जिन लोगों के पास शिक्षा होती है, जो नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है या किसी सरकारी स्कीम के लिए अप्लाई कर रहा है, वो व्यक्ति जाति प्रमाण पत्र लेता है। और जैसा पिछली बार मैंने आपको बताया था, इसके बारे में एक शोध हुई थी, काफी साल पहले शोध हुई थी, जिसने बताया था कि दलितों में कोई 20-25 दलितों में 1/4 के पास प्रमाण पत्र है। बिहार में आदिवासी जिनकी आबादी बहुत ही कम है, उनके में 1/3 के पास था जाति प्रमाण पत्र, उनके पास थोड़ा ज्यादा था, और ओबीसी में कोई 18% के पास था। हो सकता है पिछले कुछ सालों में इंप्रूव हो गई हो चीजें, लेकिन इंप्रूव ऐसी हो गई हो कि बिहार के 8 करोड़ संभव मतदाता हैं और 8.5 करोड़ बिहार के अंदर जाति प्रमाण पत्र घूम रहे हैं। माने ये फिर आप किसको ये बातें कह रहे हैं? और अगर ये था तो ये पागल लोग कौन है जो कि जाति प्रमाण पत्र की लाइनें लगा के खड़े हुए हैं इस समय? बीएलओ हर घर में जाके बोल रहा है, हर घर में बीएलओ सिंपल संदेशा दे रहा है, भैया या तो आवास बनवा लो या जाति बनवा लो, है ना। एक बात बताइए अगर थे तो क्यों कह रहा है डेविल्स एडवोकेट, एक चीज बताइए, जो जाति प्रमाण पत्र वाला जो इनका कॉलम है, जो पन्ने चुकी हुई है, मैंने भी प्रिंट किया। अब मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 8 करोड़ 72 लाख 157, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है 2011 से 2025 के बीच जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बिहार डेटेड 21/7/2025 की ये सूचना है सामने।
तो क्या ये सरकारी डॉक्यूमेंट में भी ये कुछ गड़बड़ी कर देंगे नंबर्स का? ये नहीं, थोड़ा मेरे ख्याल में फोर्जरी नहीं होगी, ऐसा मेरा अभी भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने फोर्ज डॉक्यूमेंट ये नहीं देंगे। मगर क्या होता है, कैटेगरीज का खेल हो जाता है। वो कहीं दिखा देंगे कि सरकारी रजिस्टर में इतने लाख लोगों को हमने एससी डिक्लेयर किया और उनको सीधे मान लेंगे कि उनको कास्ट सर्टिफिकेट इशू हो गया। कुछ ऐसा खेल होगा। अब इसकी हम जांच करेंगे कि क्या खेल है, लेकिन कॉमन सेंसिकली इसमें कोई तुक नजर नहीं आती। मतलब जो चीज जैसे आधार जो आपके पास हर व्यक्ति की जेब में दिखाई देता है, अगर कास्ट सर्टिफिकेट उतना ही प्रेवलेंट बिहार में है तो भाई पता लगता ना। अजीत अंजुम घूम रहे हैं बिहार की सड़कों पे, गांव में घूम रहे हैं, लोग उनको कागज कास्ट सर्टिफिकेट फड़फड़ाते हुए दिखाई देते। हाँ साहब चिंता ना करो, कास्ट सर्टिफिकेट है हमारे पास। अगर होता तो ऐसी स्थिति क्यों होती? आपने जिस परिवार का जिक्र किया, जो पासवान परिवार है, वो तो आराम से कह देता ना, पासवान तो दलित हैं, वो तो आराम से एससी सर्टिफिकेट आपको दिखा सकते थे। क्यों नहीं? नहीं है, ये सच्चाई है। और इसके अलावा अब ये कह रहे हैं एक नई चीज, वो ये फैमिली रजिस्टर। आपने किसी व्यक्ति, इसे वंशावली बोलते हैं बिहार के अंदर शायद, आपने किसी व्यक्ति को पिछले 2 हफ्ते में सुना ये कहते हुए कि मेरा काम फैमिली रजिस्टर से चल जाएगा? नहीं, मैंने एक व्यक्ति को नहीं सुना। और ये पता लगता है कि बिहार के अंदर साहब ये कोई 2 करोड़ लोगों के पास है। नहीं, इन्होंने कहा 40 लाख फैमिलीज के पास ये है, और मल्टीप्लाइड बाय 4 करके 2 करोड़, मल्टीप्लाइड बाय 5 करके 2 करोड़। 5 कर। अब 2 करोड़ लोगों के पास कोई सर्टिफिकेट हो और अजीत अंजुम बिहार में घूमे और उनको मतलब हवा भी ना लगे कि 15 दिन के अंदर आप पता नहीं कौन से बिहार में घूम के आ गए कि आपको 2 करोड़ में से एक व्यक्ति दिखाई न दिया। माने ये फर्जीवाड़ा है। खैर इसके बारे में और समय लगेगा इसको देखने में, फर्जीवाड़े को।